Welcome to Ajuera. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुएरा। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भोजन यानी फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके सोर्स क्या होते हैं और एक अच्छे भोजन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे भोजन की निशानी क्या है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में आज हम क्या क्या सीखते हैं। पहला कि फूड किसे कहते हैं, कि भोजन क्या होता है। तो भोजन क्या होता है ये आप सबको पता होगा, जो हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी हमें एनर्जी देने के लिए, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, हमारा उठना बैठना, वजन को उठाना, चलना, तो इन सब एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सेकंड, ये देखिए आप कैसे, हम जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो ये जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारा धीरे धीरे वेट बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है, तो ये किस वजह से बढ़ती है? ये हम जो प्रतिदिन हम जो खाना खाते हैं डेली रूटीन में, उससे बढ़ती है। तो एक खाने के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो ये है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब, अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि आपको खाने के लिए आप कुछ भी खा लेंगे, कि गए और किसी पेड़ से लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को खा गए, या कोई पत्ते तोड़े और पत्ते को खा गए। आपको देखना होता है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है। वो हमारे हमको एनर्जी देने के साथ साथ में हमें ग्रोथ में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। कई बार हमें जो बीमारियां होती है और उस बीमारियों से बचाने के लिए क्या वो हमारी हेल्प कर पाएंगे? क्या वो खाना उस रूप में हम जब देखें तो क्या एक परफेक्ट एक फूड है? तो इस जो फूड के जो ये डायमेंशंस होते हैं, जो मापदंड होते हैं कि अच्छा फूड क्या होगा, वो लगभग इन 6 बातों पे डिपेंड करता है। मतलब इन 6 चीजों पे डिपेंड करता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, कि हमारे खाने में ये सब चीजें किस किस मात्रा में, इनका किस अनुपात, किस रेशो में होना चाहिए। तो अगर ये सही रेशो में है तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, हमारी ग्रोथ भी होगी, हम बीमारियों से भी ये बचाएगा खाना। तो आप ये देख सकते हैं खाने में कितनी वैरायटी होती है। तो किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में फैट, तो कोई हमें विटामिन देता है, कहीं से हमें मिनरल मिलता है, तो किसी में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कोई एक परफेक्ट खाना नहीं है कि आप एक परफेक्ट एक चीज को खा लो और आपको सारी चीज मिल जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे खाने में एक से ज्यादा छोटे छोटे अलग अलग डिशेज, व्यंजन, अलग अलग तरह के भांति भांति के व्यंजन होते हैं। तो इन सबको मिला करके जो एक थाली बनती है, हमारा एक खाना, एक 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 डाइट बनती है, उसको हम फूड कहते हैं। सेकंड, अब ये क्वेश्चन आता है कि फूड आता कहाँ से है, हम कहाँ कहाँ से फूड को ले सकते हैं। तो ये देखिए आप, प्लांट के सोर्स भी होते हैं। ये एग्जाम्पल हैं कुछ, तो इनके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस ये 5 एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए हैं। पेड़ पर जैसे फल का लगना, ग्राउंड नट्स, ये मूंगफली जो कि जमीन के अंदर होती है, गन्ना जिससे हमें रस मिलता है, इससे शुगर बना सकते हैं, जो कि हम डेली, हम कोई भी अगर मीठी डिश बनाते हैं, स्वीट डिश बनाते हैं, तो उसमें चीनी की जरूरत होती है। रेडिश, मूली, जिससे हम सब्जी बना सकते हैं। स्पिनाच एक एक लीफी वेजिटेबल है, एक पत्तेदार सब्जी है, जिसके हम कई तरह की व्यंजन बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं हम। इसके अलावा इसको बहुत चीजों में, मेडिसिन में भी यूज होता है। प्लांट सोर्स के अलावा कुछ चीजें हमें एनिमल से भी मिलती है, जैसे दूध, जो कि हमें काऊ से, बफेलो से या गोट से मिल सकता है। और मिल्क से हम दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं। तो इससे हमें कई चीजें हम बना सकते हैं दूध से, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। उसी तरह से अंडे, जो कि हमें मुर्गी यानी हैन से मिलते हैं, और अंडे प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा मीट आप देख सकते हैं, जो कि मुर्गी या बकरे से मिल सकता है। और ऑयल, ऑयल यहाँ पे ऑयल की स्पेशली बात की जा रही है, फिश ऑयल की। ये वो प्लांट से मिलने वाला ऑयल नहीं है, ये स्पेशली ओमेगा 3 की बात की जा रही है यहाँ पे। और जो मोस्टली मछली के, एक पर्टिकुलर मछली, हर एक मछली के अंदर नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर मछली होती है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या वो उस टाइप का लिक्विड ज्यादा होता है, तो वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस टाइप के ऑयल को, और ये एज ए मेडिसिन यूज होता है। और नेक्टर, हनी, तो जो शहद होता है मधुमक्खियों से मिलता है हमें, और शहद को एज ए मेडिसिन भी, दवाइयों में भी यूज होता है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा एक एनर्जी का सोर्स भी है ये। बॉडी के लिए जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी का एक प्राइम सोर्स है। जब भी हम भोजन के जरिए कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के, जैसे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये एक स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज में ब्रेक हो जाता है, और फिर वहीं से ये ब्लड के जरिए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, और वहां पर ये टिश्यू, और फिर टिश्यू के जरिए सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, और जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो ये फर्स्ट था एनर्जी। और सेकंड है ब्रेन हेल्थ। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है, और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली आपकी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करता है। और थर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन में ये कैसे हेल्प करता है? जैसे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो एक आपने सुना होगा फाइबर्स। तो फाइबर्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, लेकिन वो स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग होता है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे खाने में फाइबर कम होगा, तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, बाकी जैसी
हमें बीमारियां हो सकती हैं। और बॉडी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाने के अंदर से जो जूस होता है, जूस मतलब जब खाना ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्ट्स में, तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। तो वो लिक्विड स्टेट से पूरी बॉडी में जाने के लिए फाइबर की जरूरत होती है। अगर फाइबर आपके खाने में कम है तो वो एक राइट प्रोपोर्शन में बॉडी को नहीं मिलेगा और इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, उनमें से एप्पल, किनोवा, बनाना, ब्लूबेरीज, ऑरेंजेस, चिकपीस, ओट्स, बीन्स, ग्रेपफ्रूट, बीट्स, स्वीट पोटैटोज, बकव्हीट। अब ये सभी सोर्सेज में जो बात कॉमन है कि ये इन सबको खाने पे आपके ब्लड का ग्लूकोज का लेवल एकदम से राइज नहीं होगा, क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं और लंबे समय तक आपको भूख का एहसास भी नहीं होने देते, और इसीलिए हम इनको गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सेकेंड, फ्रूट जूस, कैंडी, आइसक्रीम, सोडास, पोटैटो चिप्स, फ्राइज, तो ये आप देख सकते हैं ये सब के सब प्रोसेस्ड फूड है। ये जहाँ पे आप ये सब देखते हैं थोड़ी नेचुरल है, ये सब प्रोसेस्ड है जिनको बनाया गया है। तो ये सब जितना भी आप फूड को प्रोसेस करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। तो इसी वजह से इनको बैड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि जैसे आप इनको खाएंगे ये एकदम से बहुत स्पीड में डाइजेस्ट होते हैं और जिनकी वजह से ब्लड के आपके ग्लूकोज के लेवल को एकदम से ये राइज करते हैं, जिससे आपके वेट गेन और डायबिटीज जैसी शिकायत हो सकती है। बॉडी का जो सेकंड सबसे मेजर न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। रिड्यूसेस एपिटाइट एंड हंगर लेवल। प्रोटीन एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, क्योंकि थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो इसलिए एक बार आप प्रोटीन अगर अच्छे अमाउंट में लेते हैं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हैं, तो काफी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता। और सेकंड है इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि आप जानते हैं हमारी बोन के ऊपर यानी बॉडी के अंदर जो भी हमें जो एक्चुअल में जो शेप देता है वो हमारा है मसल मास। तो जो मसल्स होते हैं वो मेजरली प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर हमारे खाने में प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट होगा तो हमारा मसल मास भी बढ़ेगा, और मसल मास है तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। एक स्पोर्ट्स वेट लॉस। अब ये वेट लॉस को कैसे सपोर्ट करता है कि अगर आप प्रोटीन को ज्यादा लेते हैं तो प्रोटीन एनर्जी का एक प्राइम सोर्स नहीं है, बट इसका थर्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं अपने भोजन में तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और वो ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी से ही लेता है। अगर वो बॉडी से ज्यादा एनर्जी लेगा तो आपके वेट को कभी बढ़ने नहीं देगा। फोर्थ है बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीजेस फैट बर्निंग। अब ये फैट बर्निंग और वेट लॉस ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करेगा कि जैसे आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो फर्स्ट आपका मसल मास बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा तो थर्मिक इफेक्ट बढ़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपके स्टोर फैट को भी बर्न करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होगा। तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। और वन मोर थिंग कि जैसे जैसे आपका मसल मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो हार्मोन की प्रोफाइल होती है वो एक बेटर शेप में आ जाती है। कि जैसे अगर आप मेल हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपका बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हेल्प्स योर बॉडी रिकवर आफ्टर इंजरी। इसका मतलब है जैसे आपकी बॉडी में कोई घाव हो जाता है तो घाव होने पे क्या होता है, आपकी स्किन वहां से रप्चर हो जाती है, फट जाती है, कोई टिश्यू आपका डैमेज हो जाता है। तो ये जो टिश्यू और जो स्किन जैसे कोलाजन या कैरेटिन से बनी होती है, तो ये कोलाजन और कैरेटिन एक्चुअली प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन के बने हुए कंपाउंड या सब्सटेंस आप कह सकते हैं ये होते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन वहां पर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रोल प्ले करता है। तो ये कुछ प्लांट प्रोटीन आप देख सकते हैं, जैसे चिकपी एक्चुअली ये व्हाइट वाले जो छोले बोलते हैं, ये ओट्स, और टोफू जो सोया से मतलब सोयाबीन से ही बनता है उसको फर्मेंटेशन करके, ये ब्राउन राइस, किनोवा, लेंटिल्स, सभी तरह की जो दालें होती हैं, कैश्यूज, काजू, ये पीनट बटर एक्चुअली जो मूंगफली होती है, मूंगफली को पीस करके उसका एक पेस्ट बना लिया जाता है, उसी को पीनट बटर बोलते हैं। और आमंड, आमंड प्रोटीन के साथ साथ में फैट का भी एक अच्छा सोर्स होता है, और इसमें विटामिन भी काफी वैरायटी के पाए जाते हैं। और एवोकाडो, एवोकाडो प्रोटीन के साथ साथ में फैट का अच्छा सोर्स है। और ब्रोकली जो कि वेट लॉस के लिए आप सबने सुना होगा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और एडमम कुछ कुछ सोयाबीन की तरह होता है, बट एक्चुअली उसी की स्पीशीज का है बट थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि यहाँ यूएस सब कंटिनेंट में पाया जाता है। सेकेंड है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में आप देख सकते हैं एग, टर्की, चिकन, और ये कुछ प्रॉन्स, टूना एंड सालमन, ये सी फूड है। टूना एंड सालमन ये मछली होती है, फिश होती हैं। और प्रॉन्स, प्रॉन्स कुछ आपने देखे होंगे, कुछ जैसे क्रैब होता है, केकड़े होते हैं, कुछ कुछ ऐसी शेप के होते हैं। ये पोर्क, रिबेई और डक, और ये आप देख सकते हैं एक्चुअली ये मीट तो नहीं है बट ये एनिमल के ही सोर्स है प्रोटीन के, जैसे सेमी स्किम्ड मिल्क, ग्रीक योगर्ट एंड चीज। और हाँ, ये अमाउंट जो आप देख रहे हैं 7 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम प्रोटीन या 25 ग्राम, ये 100 ग्राम में से है। मतलब 100 ग्राम अगर आप व्हाइट छोले लेते हैं तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होगा, वहीं 100 ग्राम अगर आप एग खाते हैं तो उसमें 14 ग्राम प्रोटीन होगा। नेक्स्ट आता है फैट सोर्सेज। फैट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। तो जो हमारी हम जैसे हम खाना खाते हैं उसके अंदर अगर विटामिन ए, डी, ई, के है तो हमारी बॉडी उन विटामिन को फैट के जरिए लेती है, क्योंकि ये 4 जो विटामिन है ये फैट में घुल जाते हैं, ये फैट में ही सॉल्युबल है। अगर आपकी बॉडी में फैट कम होगा तो अगर आप इस विटामिन को ज्यादा भी लेंगे तो भी इस विटामिन की कमी को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉडी जब ही ले पाएगी, जब ही एब्जॉर्ब कर पाएगी, जब ये फैट के साथ में आएंगे, फैट में घुल करके या उसमें सॉल्युबल होकर आएंगे। सेकंड, मेंटेन्स हार्मोन प्रोफाइल।
जैसे टेस्टोस्टेरोन या बाकी जो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन होता है, तो जितने भी तरह के जो बॉडी के हार्मोन होते हैं, स्पेशली सेक्स हार्मोन्स, तो वो सभी सेक्स हार्मोन्स का मेनली जो प्रीकर्सर होता है जिससे वो बनते हैं वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर, और कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक फैट ही है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा यानी फैट कम होगा तो आपकी हार्मोन प्रोफाइल मेंटेन नहीं रह पाएगी। थर्ड आता है गुड फॉर स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ, जैसे आपकी बॉडी आपने देखा होगा कि ठंड में या विंटर में आपने देखा होगा बहुत ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने का कारण यही है कि आपकी स्किन में फैट का अमाउंट कम हो जाता है। तो इस तरह से स्किन की हेल्थ के लिए फैट बहुत जरूरी है। फोर्थ, स्टोर्ड एनर्जी। तो जैसे कि हमने जाना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्राइम सोर्स है। जैसे आपकी बॉडी को, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी प्रेफर ये करेगी कि पहले वो कार्बोहाइड्रेट को खत्म करे। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है तो सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है फैट का, क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो बाद में बॉडी इसको एज ए एनर्जी के ऑप्शन के लिए यूज करती है। तो ये कुछ गुड फैट के सोर्सेज आपसे देख सकते हैं। पीनट बटर जो कि प्रोटीन का भी सोर्सेज अच्छा है, जैसे एवोकेडो भी हमने देखा प्रोटीन का सोर्सेज अच्छा है, और एग भी प्रोटीन का सोर्सेज अच्छा है। तो यहाँ पे आलमंड और केश्यू नट्स आपने देखे, बीन्स भी देखे। तो ऑलिव ऑयल और ऑयली फिश, तो ये सभी हर तरह की फिश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे टूना और सालमन जो कि प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, तो यहाँ पे वो फैट का भी अच्छा सोर्स है। तो ये कुछ बैड फैट है। हम इनको बैड फैट क्यों कह रहे हैं? सेम जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर बोला था कि प्रोसेस्ड है, तो वैसे ही ये प्रोसेस्ड है। तो जितना भी आप प्रोसेस फूड लेंगे, डजंट मैटर वो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, उतना ही आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपकी बुक में कुछ टेस्ट दिए गए हैं, एक्टिविटीज जो आपको खुद करने के लिए है। आप ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में और सभी तरह के जो ग्रेन्स अनाज होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो आप घर पे क्या कर सकते हैं कि आप एक पोटैटो लेके उसको कट करके उस पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर बहुत ही डार्क पर्पल टाइप हो जाएगा, थोड़ा आपको ब्लैकिश भी लगेगा। अगर ऐसा कलर आता है तो ये आपको बताता है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सेकंड टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट आप देख सकते हैं। सपोज फूड आइटम आप ले सकते हैं, तो आपकी बुक में नॉर्मल फूड आइटम बोला गया है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा फूड आइटम लीजिए जिसमें आपको थोड़ा प्रोटीन का अच्छे से उसका रिजल्ट आए, क्योंकि जहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा तो आपका रिजल्ट उस टेस्ट का ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि ये जस्ट आपको लर्निंग पर्पज के लिए है। तो आप इसमें चिक पीस यानी व्हाइट छोले ले सकते हैं, उसको आप व्हाइट छोले को पीस सकते हैं। पीसने के बाद जो मटेरियल होता है उसको आप नॉर्मल एक सॉल्यूशन या वाटर में डाल दें। वाटर में डालने के बाद आप उसके अंदर ऐड कीजिए कॉपर सल्फेट। जैसे आप कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट का अपना कलर होता है थोड़ा सा ब्लू। तो ब्लू के बाद जैसे आप उसमें कास्टिक सोडा ऐड करेंगे, तो अगर आपने कास्टिक सोडा ऐड किया और कास्टिक सोडा ऐड करने के बाद अगर वो ब्लू है, अगर पहले जैसा ही कलर उसका रहता है, स्टेबल रहता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर ही रहता है, तो इसका मतलब जो आपने ये जो पाउडर डाला है चिकपी का, इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा पर्पल चेंज हो जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन है। तो इससे आप इस तरह से आप प्रोटीन टेस्ट को अपने घर पर करके देख सकते हैं। और थर्ड आता है फैट का टेस्ट। फैट का आप कैसे टेस्ट करेंगे? आप सिंपली कुछ मूंगफली लीजिए और उसको क्रश कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल पीस दीजिए, ग्राइंड कर दीजिए और एक पेपर में रख दो। और उसका पेपर को आप उसको अच्छे से पेपर के अंदर उसको रख के उसको बंद कर दीजिए, पेपर को चारों तरफ से फोल्ड कर दीजिए, अंदर वो रख दीजिए। अब आप थोड़ी देर में बाद देखेंगे, जब उसको हटा करके खोल करके, तो उस पर छोटा सा आपको देखा पैच आ जाएगा, थोड़ा सा दाग सा आएगा। तो ये जो दाग छोटा सा पैच आ गया है, तो ये पैच इंडिकेट करता है कि इसके अंदर फैट था, यानी ऑयल टाइप था, जो कि उस कागज ने थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे ये प्रूव होता है कि उसके अंदर फैट था। तो इस तरह से आप फैट का टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग बाकी चीजों पर भी। एक फोर्थ आता है वाइटामिन। वाइटामिन एक्चुअली ये बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं, मिलीग्राम, ग्राम, एमजी, नैनोग्राम। लेकिन अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो इससे बहुत ही मतलब डेंजरस और रिस्की बीमारियां हो सकती है। एक्चुअली इसमें ज्यादातर चीजें समझाने की नहीं बल्कि थोड़ा सा याद करने की है। तो आप इसको पॉज करके आप इसकी एक पिक ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से क्या डिजीज हो सकती है, उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उसकी कमी से आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें आपको महसूस हो रही हैं तो इसका मतलब विटामिन ए की कमी है। और ये बीमारी अगर वो प्रोलॉन्ग्ड यानी काफी लंबे समय तक अगर चलती रही तो फाइनली ये वाली बीमारी आपको हो सकती है, अगर विटामिन ए की कमी होती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या क्या चीजें जो खा सकते हैं फूड आइटम्स, वो है कैरेट, स्वीट पोटैटोस। इसी तरह से विटामिन B1, B2, B3, तो एक एक करके आप इन सबको पॉज करके वीडियो को अच्छे से इन सबको देखिए, याद कीजिए। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स भी विटामिन की तरह बहुत कम अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अगर ये कम हो जाए तो आपको डिजीज हो सकती है। फर्स्ट आप देख सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक्चुअली ये बीमारी क्या होती है? आयरन की डेफिशिएंसी, और एनीमिया मतलब खून की कमी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन के जो सेंटर होता है, सेंटर के अंदर आयरन का एक मॉलिक्यूल, एक आयरन का वहां पे एक एटम होता है। तो अगर अगर वो एटम यानी आयरन अगर बॉडी से कम हो जाए
तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपका ब्लड भी कम हो जाएगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एनीमिया यानी खून की कमी बताता है, और खून की कमी के बाद आपको कुछ कैप्सूल दे देता है तो आपकी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। तो उसका ये मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी में आयरन अच्छा होगा तो खून की यानी हीमोग्लोबिन भी अच्छा होगा, और हीमोग्लोबिन अच्छा है तो मतलब आपकी खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। वैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोकैल्सीमिया नाम की डिजीज हो सकती हैं। ये एक्चुअली वीक बोन्स और मसल क्रैम्प्स, टूथ डिके, तो आपकी बोन्स जो होती है और आपके जो दांत होते हैं वो कैल्शियम के ही बने होते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम कम होगा तो आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं, मैंने सोर्सेज भी साथ में लिखे हुए हैं सबके सब। तो इस वीडियो को भी एक्चुअली ये भी मोस्टली याद करने जैसा ही है, तो आप इसको पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप याद कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अलग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जहां हमने पढ़ा कि वो एनर्जी का एक प्राइम सोर्स है, वहीं फाइबर्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ में मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, उनकी कुछ कॉलोनीज हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं कि वो हमें खाना पचाने में हेल्प करते हैं। हमारे अंदर के जो गट की जो हेल्थ है, हमारे पेट और इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स जो है उनकी जो हेल्थ है उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारी खाने में फाइबर्स अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो जो एक कॉलोनी है उस बैक्टीरिया की, उस जीव की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो सकता है। फिर सेकंड आता है वेट मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी होती है इनके अंदर, तो इसलिए आप इसको खाओगे ज्यादा लेकिन एनर्जी देते हैं कम, जिससे कि आपके वेट को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी कम होगी तो स्टोर कम होगा, स्टोर कम होगा तो आपका वेट भी कम रहेगा। फिर आता है ब्लड शुगर कंट्रोल। ये सेम आपको उसी बात से समझ सकते हैं कि कैलोरी कम है, और कैलोरी कम है और ये ज्यादा लेट डाइजेस्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक आपके ब्लड के शुगर को भी मेंटेन रखते हैं। तो हार्ट हेल्थ को भी आप समझ सकते हैं, अगर आपका वेट मैनेज है तो आपका हार्ट हेल्थ की भी अच्छा रहेगा। और कोलोन हेल्थ में वही जो हमने बताया, हेल्दी कोलोन एनवायरनमेंट। हेल्दी कोलोन एनवायरनमेंट का वही मतलब जो हमने डाइजेस्टिव हेल्थ में पढ़ा कि अंदर जो एक माइक्रोब्स की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी का जो एक पूरा एनवायरनमेंट है उसी को हम कोलोन एनवायरनमेंट कह रहे हैं। स्टैटी स्टैटी का मतलब वही है जो मैंने वेट मैनेजमेंट के टाइम पे बताया कि ये इंक्रीजेस फीलिंग्स ऑफ फुलनेस एंड रिड्यूसेस ओवर ईटिंग। मतलब ये जो आपके जो खाना आप खा लेते हैं उसके बाद एक फुलनेस की फीलिंग देगा, आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा। फिर आता है गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा का मतलब जैसे गट, आप जो खाना खाते हैं माउथ से, मुंह से, उसके बाद फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के जरिए वो स्टमक में, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। तो इस तरह से मुंह से लेके नीचे तक जो पूरी लाइनिंग होती है इसको गट बोलते हैं, और इस गट के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। तो इस ऊपर से नीचे तक पूरे माइक्रोब्स का जो पूरा एक कॉलोनी है उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा। तो ये गट माइक्रोबायोटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। अगर ये सही रहेंगे, सही क्वांटिटी में रहेंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहेगा। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमने ये बताया, वेट मैनेजमेंट, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं। अगर ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली डाइजेशन की वजह से ये एब्जॉर्प्शन एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि जितना स्लो एब्जॉर्प्शन, जितना स्लो डाइजेशन होगा तो बॉडी को उतना ही टाइम मिलेगा खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। और फिर आता है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डिजीजेस। जैसे ऑब्वियसली जैसे हमने ब्लड ग्लूकोज की बात की तो ये ऑलमोस्ट सेम है, डायबिटीज जैसे डिजीज से बचाता है, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्ट करवाता है खाने को, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज का लेवल एकदम से हाई नहीं जा पाता। फिर वेट लॉस, ये वेट मैनेजमेंट जैसा ही है ऑलमोस्ट। तो इसके सोर्सेज आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ज्यादातर आपको मिलेगा कि ये मोस्टली वेजिटेबल्स होंगे या फिर फ्रूट्स होंगे, क्योंकि इन्हीं में फाइबर ज्यादा होता है, इजिली डाइजेस्टिबल होती है, आपको हल्का भी फील करवाएगी और काफी लंबे समय तक आपकी भूख को रिड्यूस करके रखेगी। नेक्स्ट, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने लगा दिया है कि जैसे 1 ग्राम कार्ब्स, कार्ब का मतलब है कार्बोहाइड्रेट है। जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें 4 कैलोरीज होती है। तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं उसमें भी 4 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम में जब आप फैट लेंगे उसमें 9 कैलोरीज होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन अगर सपोज आपने कार्ब लिया और प्रोटीन लिया तो बॉडी की जो फर्स्ट जो चॉइस होगी वो कार्ब होगा, क्योंकि कार्ब से इजिली एनर्जी को बनाया जा सकता है, यानी एनर्जी इजिली उससे कैलोरी बनाई जा सकती है, बॉडी को जो काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। बट प्रोटीन से उसको बॉडी को खुद ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए वो कार्ब को फर्स्ट चॉइस समझता है कि बॉडी को एनर्जी कम खर्च करनी पड़े और बदले में उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाए। तो अगर आपकी बॉडी में कार्ब कम है तो उसके बाद सेकंड वो शायद प्रोटीन के लिए जाए, अगर प्रोटीन है बॉडी के अंदर, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपके खाने में। अदरवाइज अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वो थर्ड फिर आपके स्टोर्ड फैट की तरफ जाती है। तो रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, तो ये एक रिकॉल करने के लिए मैंने फिर से एक टेबल लिख दी है, तो इसको आप फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं एक साथ कि कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, फैट का क्या रोल है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये ऑलमोस्ट वही चीज है जो हमने पढ़ी, उसको फिर से हम ऑलमोस्ट रिवाइज करेंगे। सेकंड आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सबसे पहले डेफिनेशन की बैलेंस डाइट होती क्या है।
एक बैलेंस डाइट इज वन दैट प्रोवाइड्स द बॉडी विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट प्रोपोर्शन टू द मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। इसका मतलब एक बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं हिंदी में संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जो बॉडी को जरूरी सारे पोषक तत्व दे, विटामिन दे, मिनरल दे और सही मात्रा में दे, जिससे कि हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को और वेलबींग को, और यहाँ पे सिर्फ हेल्थ का मतलब आप सिर्फ ये मत समझना कि ये फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ की भी बात की जा रही है कि आपकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो हर तरह से आप खाना आपकी सिर्फ शरीर को नहीं, आपके मेंटल, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन के, आपके सोचने के तरीके को भी इफेक्ट करता है। तो इस तरह से बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट के कुछ फैक्टर हैं, आप देख सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो में आपके जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये होने चाहिए और एक राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। और माइक्रो जो कि कम अमाउंट में चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, जैसे कि हमने बात की थी विटामिन की और मिनरल्स की, वो भी स्मॉलर अमाउंट में सही लेकिन वो होने चाहिए। और फाइबर, फाइबर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, एक पूरी स्लाइड हमने फाइबर के बारे में पढ़ी है। और फिर वाटर, वाटर के बारे में बीच में हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन वाटर बॉडी का आप जानते हैं कि 2/3 से ज्यादा पार्ट बॉडी का वाटर ही होता है। और फिर वैरायटी, तो वैरायटी एक इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस डाइट के अंदर। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप की सब्जी हर दिन खाएंगे, तो और ये आप उसको बदलते रहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड, कि आप जब भी खाना खाएं उसके अंदर थोड़ा अनाज भी हो, थोड़ी वेजीज भी हो यानी वेजिटेबल्स भी हो, और थोड़ा लीन प्रोटीन भी हो। लीन प्रोटीन से मतलब यहाँ है कि जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो। अगर आप वेज डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वो पनीर हो सकता है, दालें हो सकती हैं, लेकिन आप नॉन वेज खाते हैं तो मीट हो सकता है, फिश हो सकती है, अंडे हो सकते हैं। अब पोर्शन कंट्रोल, तो पोर्शन का मतलब ऐसा नहीं कि आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं कि भाई उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फाइबर भी, तो जितना मर्जी उतना खा लें, ऐसा नहीं। आपकी वो जितना भी खाना होगा वो डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं, आप ज्यादा वेट उठाते हैं कि कम वेट उठाते हैं, आप चलते कितना है, आपकी बॉडी की हाइट कितनी है, आपकी बॉडी का साइज क्या है, तो आप उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो पोर्शन कंट्रोल वैसे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट डेंसिटी। न्यूट्रिएंट डेंसिटी का यहाँ पर मतलब है कि जब भी आप खाना खाएं उनके अंदर जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको मिले, लेकिन इसके अलावा आपकी कैलोरी ज्यादा ना हो। तो आपको खाना ऐसा खाना चाहिए कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अच्छी डेंसिटी हो, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स, ताकि कि बॉडी रिसीव्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, की बॉडी अच्छे से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उसको प्राप्त कर ले विदाउट एक्सेस कैलोरी, बिना किसी ज्यादा कैलोरी के। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कैलोरी तो बढ़ती जा रही है लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो वो बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर आता है पर्सनलाइजेशन। अब यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का मतलब वही जो मैंने बताया पोर्शन कंट्रोल के लिए, उसी से रिलेटेड कुछ कुछ है कि जो खाने का जो साइज है वो आपकी एज पे, आप मेल है फीमेल है, आपका एक्टिविटी का लेवल क्या है, तो कोई आपको हेल्थ कंसर्न तो नहीं है। सपोज आपको पहले से अगर डायबिटीज है तो आपका खाना कुछ और होगा, कि या फिर सपोज आपकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई आपकी क्रोनिक बीमारी से गुजर रहे हैं, या फिर एक बहुत मतलब एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज कोई फीमेल वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के समय क्या खाना चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, कुछ चीजों पे ये डाइट इस तरह से फैक्टर पे डिपेंड करती है। और लास्ट है हमारा यहाँ पर मील टाइमिंग। मील टाइमिंग से हमारा मतलब है कि जो आप जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बीच में दो डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स में एक प्रॉपर एक टाइमिंग होना चाहिए। और ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपके मेटाबॉलिज्म, आपके एनर्जी लेवल, आपके हंगर के लिए। जैसे कि सपोज आपने सुबह 6 बजे खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 बजे फिर से खाना शुरू कर दें, या एक 8 बजे ना खा के आप सीधा शाम को खा रहे हैं। तो दो डाइट के बीच में टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर टाइम मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आता है कैलोरी मैनेजमेंट। कैलोरी मैनेजमेंट हालांकि आपकी बुक का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स की बात करते हैं तो कैलोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थीम, एक टॉपिक है इस लेसन से रिलेटेड। तो इस कैलोरी मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि सपोज एक्टिविटी लेवल आप देख सकते हैं, अगर ये एज है एक से 3 साल, 4 से 8 साल, 9 से 13 साल, 14 से 18 साल, और ये बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग है। एक अडल्ट वुमेन यानी 18 से ऊपर जितनी भी वुमेन है, और 18 से ऊपर जितने भी मैन है, अगर वो ना के बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज वो जिम नहीं जा रहे हैं, सुबह नहीं घूम रहे हैं, नॉर्मल एक जॉब पे जाते हैं, जॉब पे नॉर्मल आ जाते हैं, अगर इस तरह का उनका अगर लाइफ स्टाइल है तो उनको पर डे कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। अगर एक कोई इसका लाइटली एक्टिव मतलब थोड़े से एक्टिव है, कभी कभी वो मतलब वीक में 1 2 3 बार घूम लेते हैं, संडे को वो ज्यादा कुछ क्रिकेट खेल लेते हैं, या फिर कुछ शॉपिंग करने कहीं चले गए पैदल, तो इस तरह से अगर वो थोड़ा बहुत अपनी बॉडी से थोड़ा सा काम ले रहे हैं वीकली, तो उसकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए। अगर कोई मॉडरेट है, सपोज वो 3 से 5 बार, यानी ऑलमोस्ट वो 1 2 दिन छोड़ के हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं खाने के बाद या पहले सुबह, तो इस तरह से अगर आपका लाइफ स्टाइल है तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए। तो आपको वेरी एक्टिव है, ये वेरी एक्टिव का मतलब वही है कि मोस्टली ये स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। अगर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, या फिर बच्चे जो बहुत ज्यादा खेलते हैं, बच्चे भी कुछ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप 4000 कैलोरी तक ये देखिए मैन के अंदर जा रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे मोस्टली एथलीट और बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं वो सब लोग होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इस चार्ट को यानी इस मैट्रिक्स को देखिए आप, इस तरह से आप अपनी कैलोरी को मैनेज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम इतनी कैलोरी नहीं लेते अपने एज और अपने जेंडर के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, तो क्या हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी ज्यादा सस्टेन कर पाएगी, क्या हमारा जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होगा,
या हमें एक लेटर एज में कोई बीमारी हो जाएगी, या हमारी बॉडी लेजी हो जाएगी, तो उससे एक्चुअली होगा क्या? तो उसके लिए आप ये पिक्चर देखिए। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट खाने के टाइप हैं। वेजिटेबल्स है, पोटैटो, होल ग्रेन, मीट, जंक फूड, ऑयल, फैट। तो ये अलग अलग खाना है। तो आप ये देखिए, जब हम अलग अलग तरह के खाने को खाते हैं तो 400 कैलोरी अगर हम सभी खाने से लें तो एक के केस में हमारा पेट पूरा भर जाता है। लेकिन पोटैटो, होल ग्रेन के केस में थोड़ा खाली, फिर इस केस में थोड़ा और, ऐसे जाते जाते यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली। तो इससे होगा क्या? जब आप देखेंगे कि आपका पेट जो है वो पूरा भरा नहीं है आपने ये खाया तो, लेकिन आपकी कैलोरी पूरी हो चुकी है, तो इस केस में आपका पेट आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि ये अभी भूखा है, इसमें और खाना चाहिए, और खाना डालिए। तो इससे क्या होगी, आपकी कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन वहीं आप वेजीज खाएंगे तो फाइबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वाइटामिन भी ज्यादा मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलेगा, और साथ में आप देखेंगे कि आपकी कैलोरी भी पूरी हो गई है। तो इसमें एक स्टडी जो भी रिसेंटली आई है, आप देख सकते हैं, जापान सेंटेनेरियंस हिट रिकॉर्ड 92,139 ऑन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द एज डे। इसका मतलब क्या है? इसका सेंटेनेरियंस का मतलब होता है जापान सेंटेनेरियन का मतलब कि जापान के वो लोग जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। तो अब देखिए जापान कितना छोटा देश है, हमारे इंडिया के किसी एक राज्य के बराबर हो सकता है, और उसकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन आप जानते हैं कि जापान की इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजी, इवन वर्ल्ड वार 2 के बाद वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया। और अभी आप देखिए वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है कि वहाँ पे 92,000 लोग जो हैं 100 साल से ऊपर के लोग हैं इतने छोटे कंट्री में। और आप इस चीज को अपने आसपास गौर कीजिएगा कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कौन है जो 100 साल से ऊपर है। और सिर्फ ये 100 साल से ऊपर नहीं है, ये एक्टिव भी है। इसमें मोस्टली 90% लोग एक्टिव भी है। ऐसा कि नहीं है कि वो बेड पर पड़े हुए हैं, वो एक्टिव भी हैं, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम भी करते हैं। तो आप ये देखिए किस तरह से जब हम इस खाने से इस खाने की तरफ जाते हैं, न्यूट्रिशन तो हमारा लो हो जाता है, यानी बॉडी को जैसा न्यूट्रिशन चाहिए वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको हमेशा हाई हंगर रहेगा, यानी भूख हमेशा ज्यादा लगती रहेगी। आपकी बॉडी यानी आपका पेट ज्यादा डिमांड करेगा कि खाना चाहिए, और वो खाने में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो होगा क्या? फिर आपकी बॉडी धीरे 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 डैमेज होती चली जाएगी। और यही जो जापान की हमने जो स्टडी बताई, तो जापान की जो लोग हैं उनकी डाइट में मोस्टली वेजीज। ऐसा नहीं है कि ये खाना नहीं होता, बिल्कुल भी ये भी होता है, लेकिन 80-90% उनका वेजीज रहता है उनके खाने में। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका लाइफ स्पैन ज्यादा लंबा है और आप ज्यादा उम्र तक एक्टिव रह सकते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। और साथ में आप अपनी कंट्री, अपने नेशन के लिए ज्यादा लंबे समय तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस, यानी आप नेशन पे एक एक आप कह सकते हैं कि आप लाइबिलिटी नहीं, आप नेशन के एसेट्स की तरह काम करेंगे। बॉडी फैट परसेंटेज ये भी आपकी बुक का पार्ट नहीं है, बट अगर आप आउट ऑफ इंटरेस्ट आप अगर ये जानना चाहें कि किसी की बॉडी देख करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी का फैट कितना है, तो एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको इस पिक्चर से लग सकता है कि इधर आप देख सकते हैं 40%, 35%, 30%। जैसे जैसे फैट परसेंटेज कम होता जा रहा है, बॉडी की शेप देखिए चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये एक हेल्दी, एक जो ह्यूमन होता है वो यहाँ पर सबसे हेल्दी यहाँ पर लाई करते हैं मोस्टली। तो इस ये जो रीजन होता है 10% टू 20%, इस रीजन में ज्यादातर आप हेल्दी रहेंगे और लॉन्ग टाइम अपने आप को मतलब सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि 10% से नीचे जाना, ये मोस्टली स्पेशली बॉडी बिल्डर होते हैं। और ये बॉडी बिल्डर भी ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं, और ऐसा भी नहीं कि पूरे साल भर ऐसे रहते हैं। जब उनके कंपटीशन पास आते हैं तब वो अपनी बॉडी के फैट के परसेंटेज को यहाँ इस एरिया से इस एरिया पे लेके जाते हैं, अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करते हैं, एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं और इस एरिया में चले जाते हैं। और जैसे उनका कंपटीशन खत्म होता है वो फिर से सेम डाइट फॉलो करके फिर से यहाँ पे लाई करते हैं, यानी 10 to 15% बॉडी वेट। तो इस फोटो से आप अपने आसपास देखने वाले या खुद को भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कितना होगा। तो एक फोटो आप ये देख सकते हैं, मोर मसल लेस फैट, ये मसल ज्यादा है लेकिन फैट कम है। सेकंड, मसल भी ज्यादा है और फैट भी ज्यादा है। यहाँ पे लेस मसल मोर फैट, ये मसल बहुत कम है और फैट बहुत ज्यादा है। फोर्थ, लेस मसल और लेस फैट। अगर इन चारों में आप देखेंगे कौन सी बॉडी को लंबे टाइम तक सस्टेन रखा जा सकता है हेल्दी, तो उसमें आपकी ये वाली बॉडी आएगी। क्योंकि इस बॉडी को भी आप लंबे टाइम तक लेस फैट पे नहीं रख सकते, क्योंकि फैट बहुत जरूरी है हार्मोन्स के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए। तो आप इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, और उस तरह की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है एक पर्टिकुलर एज के बाद। अगर इस ऐसी बॉडी है तो 40 के बाद कि ऑलमोस्ट कोई ना कोई बीमारी, कोई भी मतलब जानलेवा बीमारी पक्का हो सकती है। और इस तरह की कोई बॉडी फैट है तो अब ये मत समझिए कि ये पतला है और ये मतलब मोटा बॉडी फैट स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा हेल्दी है, ये दोनों बराबर ही रिस्क पे हैं यहाँ पर। तो आप मेंटेन करिए, मोस्टली आप ये वाला जो पार्ट है ये आप मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट चाहिए और एक ऑलमोस्ट वीक में 4 और 5 डेज आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकता है। थैंक्स एवरीवन टू वॉच माय वीडियो।